वो लड़की गुस्से में आकर परी पर हाथ उठाती है, लेकिन तभी किसी ने आकर उस लड़की का हाथ हवा में ही रोक लिया और गुस्से से उस लड़की का हाथ झटक कर उसके लेफ्ट गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वो थप्पड़ इतना तेज था कि वो लड़की लड़खड़ाते हुए वापस फर्श पर गिर गई। उसके होठों के कोनों से खून निकलने लगा था और उसके लेफ्ट गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप चुके थे। सारे एम्प्लॉइज ये नज़ारा देखकर तो और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपना मुंह खोले और आंखें फाड़े उस शख्स को शॉक्ड होकर देखने लग जाते हैं। ये परिधि थी जिसने उस लड़की को थप्पड़ मारा था। उस वक्त उसकी आंखें गुस्से के मारे आग उगल रही थी। परी ने जैसे ही उस लड़की की चीख सुनी तो उसने धीरे से पहले अपनी एक आंख खोली और जब उसने उस लड़की को फर्श पर गिर देखा तो उसकी दूसरी आंख भी खुल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी हल्की नीली आंखों से उस फर्श पर गिरी लड़की को गुस्से से घूर रही थी। अब वो थी भी तो रियांश कपूर की ही बेटी, तो उसके अंदर भी अपने बाप की तरह गुस्सा होना लाजमी था। कोष्टक। जब परी ने अपनी नजरें घुमाकर अपनी बाजू में देखा तो वहां परिधि को देखकर उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई और वो जाकर परिधि के पैरों से लिपट गई। परिधि जो कब से उस लड़की को गुस्से घुरे जा रही थी, लेकिन जब उसने अपने पैरों पर किसी का स्पर्श महसूस किया तो उसने अपनी नजरें उस लड़की पर से हटाकर अपने पैरों से लिपटी हुई परी की तरफ कर दी। उसकी आंखें जो अब तक गुस्से से आग उगल रही थी, परी को देखते ही वो शांत हो गई। लेकिन परिधि परी से कुछ भी कहती उससे पहले वो लड़की गुस्से से फर्श पर से उठी और जोर से चिल्लाते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे, टीना दत्ता को थप्पड़ मारा, यू ब्लडी बीच। बोलते हुए टीना परिधि के पास आई और वो उसे थप्पड़ मारती उससे पहले ही परिधि गुस्से में आकर अपने उल्टे हाथ से उसके दूसरे गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देती हैं, जिससे टीना वापस फर्श पर गिर जाती हैं। अब तो उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे, लेकिन शर्म के मारे नहीं बल्कि थप्पड़ खाने की वजह से। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टीना दत्ता थी, जिसके साथ रियांश के दादाजी उसकी शादी करवाना चाहते थे, लेकिन रियांश ने उससे शादी करने से साफ मना कर दिया था, क्योंकि उसे टीना जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। टीना एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, जिसे सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टीज में जाना, पब में जाना और अपने बाप के पैसे उड़ाना, उसे बस यही सब आता था। टीना एक घमंडी, मतलबी और स्वार्थी लड़की थी, जिसने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। उसका सिर्फ एक ही मंत्र था, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जानता। वो हमेशा से ही रियांश से बहुत प्यार करती थी, लेकिन रियांश ने उसे कभी भाव ही नहीं दिया। उल्टा वो जब कभी भी उसके ऑफिस आती तो रियांश उसे बेइज्जत करके उसे अपने केबिन से बाहर निकाल देता। लेकिन टीना बाहर आकर सबसे यही कहती कि वो आगे जाकर उनकी लेडी बॉस बनने वाली हैं, जिस वजह से सारे एम्प्लॉयज को टीना के बेफिजूल के नखरे उठाने पड़ते थे और उसकी सारी बातें भी माननी पड़ती थी। वो जब चाहे उनकी इंसल्ट करके निकल जाती थी और वो सब चाहकर भी रियांश से कुछ नहीं कह पाते थे, क्योंकि अपने बॉस के सामने मुंह खोलना तो दूर, उनकी आंखों में आंखें डालकर कोई बात तक नहीं कर सकता था। टीना रियांश की बच्ची के बारे में तो जानती थी, लेकिन उसने आज तक कभी परी को नहीं देखा था, बिकॉज वो जब कभी भी रियांश के ऑफिस आती उसे कभी भी परी से मिलने का मौका नहीं मिला था और रियांश के मेंशन में उसे जाने की परमिशन नहीं थी, जिसकी वजह से उसने आज तक परी को कभी देखा ही नहीं और उसे ना ही पता था कि जिस छोटी बच्ची को वो थप्पड़ मारने जा रही थी वो रियांश की ही बेटी है। और ना ही उसने अपने गुस्से के चलते परी के चेहरे के फीचर्स पर ध्यान दिया, जो काफी हद तक रियांश से मेल खाते थे। इसे कहते हैं गुस्से में अंधा हो होना। परिधि ने परी को अपने आप से थोड़ा दूर किया और गुस्से से टीना के पास गई, फिर अपने पंजों के बल बैठते हुए उसके बालों को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे को थोड़ा ऊपर की ओर उठाते हुए गुस्से से एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? उद्धरण चिन्ह। परिधि की इतनी खतरनाक आवाज सुनकर टीना तो मानो सुन्न ही पड़ गई थी। परिधि की आंखें इस वक्त इतनी डरावनी लग रही थी कि टीना चाहकर भी अपने आप को कांपने से नहीं रोक पा रही थी। उसे अब परिधि की आंखों को देखकर डर लग रहा था। कोष्टक। परिधि अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोली, आज तो तुझे छोड़ रही हूँ, लेकिन आइंदा से अगर तुमने मेरी बच्ची को हाथ लगाना तो दूर, अगर उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो तेरी ये आंखें और तेरे ये हाथ तेरे शरीर से काटकर अलग करके रख दूंगी, याद रखना। परिधि ने बोलते हुए टीना को पीछे की ओर झटक दिया और खड़ी हो गई। सारे के सारे एम्प्लॉइज जो अब तक शौक के मारे अपनी अपनी जगह पर किसी स्टैच्यू की तरह खड़े होकर ये सारा ड्रामा देखे जा रहे थे,
उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि टीना दत्ता को कोई इस तरह से थप्पड़ पे थप्पड़ भी जड़ सकता है और उसे उसके ही मुंह पर धमकी तक दे सकता है। वो सब इस शौक से अभी उभरे भी नहीं थे कि उन्हें एक और झटका लग गया, जब उनके कानों में अपने बॉस की रोबदार आवाज गूंज उठी। क्या हो रहा है यहाँ? उद्धरण चिन्ह। रियांश और केविन उन लोगों की ओर बढ़ गए। रियांश, जिसने थोड़ी देर पहले ही अपनी मीटिंग खत्म की थी, कि तभी उसे केविन से पता चला कि कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर टीना ने तमाशा क्रिएट कर रखा है। वो तो अच्छा था कि कॉन्फ्रेंस रूम साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से ना तो कोई आवाज अंदर आ सकती थी और ना ही बाहर जा सकती थी, वरना इस तमाशा के वजह से उनका मिस्टर जॉन के सामने क्या ही इम्प्रेशन पड़ता। मीटिंग खत्म होते ही केविन मिस्टर जॉन को उसी कॉन्फ्रेंस रूम के दूसरे दरवाजे से बाहर तक छोड़कर आया, और जब रियांश और केविन दोनों कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आए तो उन्होंने टीना को फर्श पर पड़े देखा और वहीं परिधि उनके सामने अपनी पीठ किए हुए खड़ी थी। उन दोनों को ही समझ नहीं आया कि यहाँ हो क्या रहा था। कोष्टक। जब परी ने अपने पापा को देखा तो वो जल्दी से उनके पास जाकर उनके पैरों से लिपट गई। रियांश ने तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लिया, और जब उसने परी की आंखें नम देखी तो वो घबरा गया, और उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखकर अपनी घबराई हुई आवाज में बोला, क्या हुआ बच्चे, आप ऐसे रो क्यों रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? उद्धरण चिन्ह। रियांश का सवाल सुन परी रोते हुए उसके गले लग जाती है। रियांश उसे शांत कराने के लिए उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगता है, और परिधि को देखते हुए अपनी सख्त आवाज में बोला, परिधि क्या हुआ था यहाँ? और परी क्यों रो रही है? परिधि, जो कब से किसी मूर्ति की तरह खड़ी रहकर टीना को गुस्से से घुरे जा रही थी, वो उसी गुस्से से रियांश की तरफ मुड़ी और उसे देखने लगी। परिधि को इतने गुस्से में देखकर रियांश और केविन दोनों ही हैरान थे, बिकॉज आज से पहले उन्होंने कभी भी परिधि को इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो तो हमेशा से ही एक मासूम छोटे बच्चे की तरह रहती थी, उसके चेहरे पर हमेशा ही मासूमियत होती थी, लेकिन आज तो उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें साक्षात महाकाली आ गई हो। कोष्टक। परिधि रियांश की तरफ देखकर गुस्से से लेकिन धीरे से बोली, आपको जो कुछ भी पूछना हो अपने एम्प्लॉइज या तो टीना की तरफ देखकर इस चुड़ैल से पूछ लीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर परिधि ने रियांश की गोद में से परी को अपनी गोद में ले लिया और परी को अपनी नम हुई आंखों से देखते हुए बोली, आप ठीक हो ना? परी उसके सवाल पर अपनी नम हुई आंखों अपनी गर्दन में हिला देती है, तो परिधि ने उसे कसकर हग कर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली, तो वहीं परी ने भी परिधि को हग कर लिया। परिधि के चेहरे पर डर और दर्द दोनों नजर आ रहा था। उसका तो ये सोच कर ही दिल बैठा जा रहा था कि अगर वो वक्त पर नहीं आती तो टीना परी पर अपना हाथ उठा चुकी होती। ये दिमाग में आते ही उसके दिल में एक दर्द सा उठ रहा था, लेकिन क्यों उसे यही समझ नहीं आ रहा था। वहीं रियांश और केविन परिधि के चेहरे पर वो डर वो घबराहट देख लेते हैं, जिसे देख उन दोनों को समझते देर नहीं लगती कि यहाँ जरूर कुछ तो ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। रियांश और केविन एक दूसरे को देखते हैं तो केविन समझ जाता है कि रियांश क्या कहना चाहता है और वो अपनी गर्दन में हिलाते हुए वहां से चला जाता है। वहीं टीना, जो परिधि के थप्पड़ और उसके द्वारा अपने बाल खींच जाने पर ऑलमोस्ट बेहोश हो चुकी थी, जब वो रियांश की आवाज सुनती हैं तो अपने आप को संभालते हुए धीरे धीरे उठने की कोशिश करती हैं। टीना उठकर अपने लड़खड़ाते कदमों से रियांश के पास जाती हैं और जैसे ही वो उसे छूने वाली थी कि रियांश की ये देख आंखें छोटी हो जाती है और वो अपने 2 कदम पीछे ले लेता है और उसे घूरने लगता है। रियांश के ऐसे पीछे कदम लेने से टीना के हाथ हवा में ही रुक जाते हैं, लेकिन उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसे रियांश के ऐसे बिहेवियर की आदत थी। वो अपने हाथ पीछे ले लेती हैं और जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर अपने घड़ियाली आंसू बहने लगती हैं। उसका रोना रियांश को इरिटेट कर रहा था, तो वहीं परिधि को उसे देख गुस्सा आ रहा था। टीना रोते हुए ही परिधि की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, रियांश, इसने मुझ पर हाथ उठाया, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार, यहाँ तक कि इसने मेरे बाल तक खींचे और मुझे धमकी भी दी। बोलते बोलते वो फिर फफक फफक कर रोने लगी। रियांश हैरानी से परिधि की ओर देखता है, जो टीना को ही अपनी खा जाने वाली नजरों से देखे जा रही थी। उतने में केविन भी आ गया और उसकी आंखों में भी रियांश को गुस्सा नजर आ रहा था। रियांश कंफ्यूज था। परिधि और केविन को देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इन दोनों को आखिर हुआ क्या है जो ये इतने गुस्से में नजर आ रहे हैं। केविन टैब को रियांश के हाथ में थमा देता है, तो रियांश उस टैब में जो फुटेज चल रही थी उसे देखने लगता है।
और जैसे जैसे वो उस फुटेज को देख रहा था, वैसे वैसे उसकी आंखें और कठोर होती जा रही थी। उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना ली। उसके हाथों की नीली नसें तक दिखने लगी थी और उसका चेहरा तो गुस्से के मारे पूरा लाल हो चुका था। लेकिन इन सब से बेखबर टीना मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हुए आगे बोली, तुम्हें पता है इस 2 कौड़ी की लड़की ने मुझे उसकी इस बदतमीज बच्ची के लिए, वो मेरी बच्ची है। रियांश ने टीना की बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, जिसे सुनकर एक पल के लिए तो टीना शोक में ही चली गई। उसे तो अब तक यही लग रहा था कि परिधि ही उस बच्ची की माँ है और शायद वो यहाँ काम करती होगी। इसीलिए वो रियांश के सामने अपने आप को बेचारी दिखाकर उन माँ बेटी को रियांश के सामने बुरा बनाना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पासा ही पलट गया। अब उसे और भी ज्यादा डर लगने लगा था, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स से सुना था कि रियांश को अपनी बेटी अपनी जान से भी प्यारी है और उसने अनजाने में ही सही लेकिन उसकी बेटी पर हाथ उठाने का गुनाह तो कर दिया था। तो वो उसे इतनी आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, उसे सजा तो जरूर देगा। और ये सोच सोच कर ही वो अंदर तक कांप उठती हैं। ऐसी ऑन होने के बावजूद भी उसके पसीने छूट रहे थे रियांश को इतने गुस्से में देखकर, और ऐसा ही कुछ हाल वहां खड़े सारे एम्प्लॉइज का भी था। रियांश अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से टीना को देखते हुए ही परिधि से अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, परी को मेरे केबिन में लेकर जाओ। रियांश की इतनी खरनाक आवाज सुनते ही परिधि के तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे, लेकिन उसने जल्दी ही अपने आप को संभाल लिया और अपने लंबे कदम लेते हुए वहां से चली गई। रियांश को देखते हुए टीना का डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो अपने आप को रियांश के गुस्से से बचाने के लिए अपने लड़खड़ाते कदमों से पीछे की ओर धीरे धीरे जाने लगी। और जब वो पीछे मुड़कर भागने ही वाली थी कि रियांश के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसे रियांश के पास घसीटते हुए लेकर आए, जो अपनी सर्द निगाहों से टीना को ही बुरे तरीके से घूरे जा रहा था। उसने बिना टीना पर से अपनी नजरें हटाए केविन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो केविन ने उसके हाथ में गन थमा दी और रियांश ने उस गन को परिधि की तरफ पॉइंट करते हुए गोली चला दी। रियांश ने परिधि और परी को अपने केबिन में भेज दिया। रियांश को देखते हुए टीना का डर अब और भी ज्यादा बढ़ गया था। उसके हाथ पैर कांपने लगे थे। वो अपने आप को रियांश के गुस्से से बचाने के लिए अपने लड़खड़ाते कदमों से पीछे की ओर धीरे धीरे जाने लगी। और जब वो पीछे मुड़कर भागने ही वाली थी कि रियांश के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से उसे रियांश के पास घसीटते हुए लेकर आए, जो अपनी सर्द निगाहों से टीना को ही बुरे तरीके से घूरे जा रहा था। उसने बिना टीना पर से अपनी नजरें हटाए केविन की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो केविन ने उसके हाथ में गन थमा दी और रियांश ने उस गन को टीना की तरफ पॉइंट करके उसे गुस्से से घूरते हुए बोला, तुमने अपने इसी हाथ से टीना के राइट हैंड की तरफ इशारा करते हुए इसी हाथ से मेरी बच्ची पर हाथ उठाया था ना। टीना उसकी इतनी सर्द आवाज सुन अपने आप को कांपने से नहीं रोक पा रही थी। वो डर के मारे अपने कांपते होठों से उससे गिड़गिड़ाते हुए बोली, रियांश मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बच्ची है, वरना मैं। रियांश उसकी बात को बीच में ही काटते हुए गुस्से से गुर्राते हुए बोला, वरना क्या? हाँ, तुम ये कहना चाहती हो कि अगर वो मेरी बच्ची ना होती तो तुम्हें हक मिल जाता उस पर हाथ उठाने का? उद्धरण चिन्ह। टीना उसकी बात सुनकर डर के मारे हड़बड़ाते हुए कुछ बोलने ही वाली थी कि रियांश अपनी बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, खैर फिलहाल तो तुमने मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की हिम्मत की है तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रियांश ने टीना पर बिना कोई रहम दिखाए उस पर गोली चला दी, जो सीधे उसके राइट हैंड की हथेली पर जा लगी, जिससे एक दर्द भरी चीख उस पूरे फ्लो पर गूंज उठी। ये नजारा देख तो सारे के सारे एम्प्लॉइज की सांसें उनके गले में ही अटक गई थी और सदमे के मारे अपनी अपनी जगह जम से गए थे। उन गार्ड्स ने टीना के हाथ को छोड़ दिया और टीना अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड को पकड़े हुए निढाल होकर बैठ गई। उसे अपने हाथ में बेतहाशा दर्द हो रहा था। वो लगातार रोए जा रही थी, लेकिन उसके रोने से रियांश, केविन तो क्या यहाँ तक कि वहां खड़े किसी भी शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रियांश अपने कोल्ड एक्सप्रेशन लिए अपनी सख्त आवाज में टीना को देखते हुए अपने गार्ड्स से बोला, उठाकर बाहर फेंको इस कचरे को। फिर अपने गार्ड्स की तरफ देखते हुए, और अगर आज के बाद ये लड़की यहाँ आसपास भी नजर आई तो तुम लोग इसके साथ साथ अपनी भी अर्थी की तैयारियां कर लेना। उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रियांश बिना किसी पर भी ध्यान दिए पीछे की ओर मुड़ गया और सामने की ओर देखकर चलते हुए ही गन को केविन की तरफ बढ़ा दिया। केविन जो उसके साथ ही चल रहा था, उसने वो गन रियांश के हाथ से ले ली
और वो दोनों उसकी प्राइवेट लिफ्ट में चले गए। वहीं रियांश का ऑर्डर मिलते ही दोनों गार्ड्स टीना को उसकी दोनों बाजुओं से पकड़कर बेरहमी से घसीटते हुए ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया। वहीं रियांश के केबिन में परिधि परी को हग किए हुए सोफे पर बैठी थी। वो परी को संभालने की कोशिश कर रही थी, जो काफी डरी हुई थी। अभी अभी हुए इंसिडेंट से वो काफी डर चुकी थी। भले ही वो रियांश की बेटी थी, लेकिन थी तो वो एक छोटी सी बच्ची ही। उसका इस तरह डरना लाजमी था। लेफ्ट 58th फ्लोर पर आकर रुकी रियांश और केविन बाहर निकलकर रियांश के केबिन की ओर बढ़ गए। चलते हुए ही रियांश ने अपने फोन से अपने दादाजी को कॉल लगा दिया। रियांश के दादाजी वीरेंद्र कपूर ने कॉल पिक करते हुए मजाकिया अंदाज में बोले, अरे कैसे हो बरखुरदार, कुछ ज्यादा ही जल्दी याद नहीं आ गई आपको अपने दादाजी की? मुझे तो लगा था कि 2-3 महीने। दादाजी इसके आगे और कुछ बोल पाते उससे पहले उन्हें फोन की दूसरी तरफ से रियांश ने गुस्से भरी आवाज में एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आज के बाद अगर वो लड़की मेरे या मेरे ऑफिस के आसपास भी नजर आई तो उसे जान से मार कर सीधा आपको कुरियर कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। रियांश ने इतना कहकर बिना दादाजी की बात सुने फोन काट कर दिया और अपने केबिन में चला गया। वहीं दादाजी अपने फोन को हैरानी से घुरे जा रहे थे और मुंह बनाते हुए खुद से ही, लड़की? कौन लड़की? ये पागल लड़का किसके बारे में बात कर रहा था? पता नहीं क्या खाकर बड़ा हुआ है जो जब भी मुंह खोलता है हमेशा आग ही उगलता है। दादाजी केविन को फोन लगा दिया। केविन, जो रियांश के केबिन के बाहर ही खड़ा था, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि दादी जी उसे कॉल करने वाले हो। दादाजी का कॉल देखते ही केविन के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ गई और कॉल रिसीव करते हुए बोला, जी दादाजी बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? दादाजी फोन की दूसरी तरफ से चिढ़ते हुए बोले, सेवा के बच्चे, तू तो मुझे ये बता कि वहाँ चल क्या रहा है, और मेरे नालायक पोते क्या हुआ है जो बिना पूरी बात बताए मुझ पर ही भड़क गया? उससे बात करके तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी अभी मिर्च खा कर आया हो। नालायक कहीं का। दादाजी की बात सुन केविन मन ही मन मुस्कुराने लगा और अपना गला साफ करते हुए बोला, आप सच में जानना चाहते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी उसकी बात सुनकर और चिढ़ गए और वो केविन से चिढ़ते हुए बोले, अगर तूने मुझे सीधे सीधे नहीं बताया ना कि वहाँ क्या हुआ है, तो तुझे मैं अपनी छड़ी से इतना पीटूंगा बेटा कि तुझे दिन में ही तारे नजर आने लगेंगे। अब कुछ बोलेगा कि छड़ी लेकर आऊं मैं वहां पर? दादाजी धमकी सुनकर तो केविन की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं बोला तो दादाजी सच में अपनी छड़ी लेकर ऑफिस आ धमकेंगे और सबके सामने उसकी इज्जत का कचरा कर डालेंगे। उसने हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी में बोलना शुरू कर दिया। उसने उन्हें रियांश के परिधि को किस करने से लेकर आज जो कुछ भी हुआ वो सब बिना रुके उनके सामने बक दिया। आ ग्रिन। दादाजी धमकी सुनकर तो केविन की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसे अच्छे से पता था कि अगर उसने अभी कुछ नहीं बोला तो दादाजी सच में अपनी छड़ी लेकर ऑफिस आ धमकेंगे और सबके सामने उसकी इज्जत का कचरा कर डालेंगे। उसने हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी में बोलना शुरू कर दिया। उसने उन्हें रियांश के परिधि को किस करने से लेकर आज जो कुछ भी हुआ वो सब बिना रुके उनके सामने बक दिया। केविन की बातें सुनकर दादाजी को शौक तो लगा था, लेकिन साथ ही साथ वो बच्चों की तरह खुश भी हो रहे थे। आफ्टर ऑल फाइनली उनके नालायक पोते को कोई लड़की पसंद जो आई थी। दादाजी बच्चों की तरह खुशी से चहकते हुए हैरानी से बोले, सच्ची? मेरे नालायक पोते ने इतना सब कुछ कर दिया और मुझे पता तक नहीं चला। खैर जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब ये तुम लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरा अड़ियल पोता परिधि से शादी करने के लिए हाँ कह दे, वरना मैं। हाँ दादाजी पता है, वरना आप हम दोनों की लाइन हाजिर करवा देंगे। केविन ने दादाजी की बात को बीच में ही टोकते हुए मुंह बनाकर कहा। दादाजी उसकी बात सुन जोर जोर से हंस दिए। वहीं रियांश के केबिन में परिधि को इतने प्यारे से परी का ख्याल रखता देख रियांश जो डोर से टिककर खड़ा होकर ये सब देख रहा था, उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल, एक सुकून नजर आ रहा था, जैसे उसने अपनी बच्ची को सही हाथों में सौंपा हो। रियांश चलकर उन दोनों के पास आया और परी को परिधि की गोद में से लेकर उसके गाल पर अपना एक हाथ रखकर प्यार से बोला, आप ठीक तो हो ना बच्चा? उद्धरण चिन्ह। परी ने हल्के से अपना सिर हाँ में हिलाया तो रियांश आगे बोला, आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पापा ने उस बैड आंटी को अच्छे से सबक सिखा दिया है। अब से वो आपको कभी परेशान नहीं करेगी। उद्धरण चिन्ह। परी रियांश की बात सुन उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो अपना सर रियांश के कंधे पर रख देती है। रियांश उसका सर सहलाने लगा।
परिधि उन बाप बेटी का प्यार देखकर अपने मन में, इन्हें समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है। एक तरफ तो ये सबके सामने सख्त और गुस्सैल इंसान बन के उनके सर पर हर वक्त सवार रहते हैं, और दूसरी तरफ अपनी बच्ची के साथ खुद एक मासूम बच्चे बन जाते हैं और उसे ऐसे संभाल लेते हैं जैसे उन्हें 100 बच्चे पालने का अनुभव हो। छोड़ो, इन्हें समझने के चक्कर में कहीं मैं खुद चक्कर खाकर ना गिर जाऊं। रियांश ने कॉल करके खाना अपने केबिन में ही मंगवा लिया। थोड़ी ही देर में एक स्टाफ ने लंच की सारी प्रिपरेशन रियांश के केबिन में कर दी। रियांश परी को अपनी गोद में लेकर मेन सीट पर जाकर बैठ गया और परिधि को आंखों के इशारों से ही अपनी बाजू वाली सीट पर बैठने का इशारा किया। परिधि अपने धीरे कदमों से चलते हुए उस बड़े से राउंड ग्लास टेबल के पास आई जहां अलग अलग तरह की खाने की डिशेस रखी हुई थी, और रियांश के लेफ्ट वाली चेयर पर जाकर बैठ गई। उतने में केविन भी दादाजी के साथ लंबी चौड़ी डिस्कशन करने के बाद आकर सीधे रियांश के राइट साइड वाली चेयर पर बैठ गया। सब ने अपना अपना खाना प्लेट्स में लगाया और खाने लगे। रियांश परी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था और बीच बीच में खुद भी कहा रहा था। वहीं परिधि भी धीरे धीरे अपना खाना खा रही थी। केविन ने रियांश और परिधि के नजरों से बचते हुए परी की तरफ देखते हुए उसने उसे कुछ इशारा किया, जिसे हमारी छोटी सी इंटेलिजेंट परी समझ गई, और जैसे ही रियांश ने उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाया तो परी ने अपना चेहरा पीछे कर लिया। रियांश ये देख उसे सवालिया नजरों से देखते हुए बोला, क्या हुआ बेटा, आप इसे पीछे क्यों हट गई? उद्धरण चिन्ह। रियांश की बात सुन परिधि जो अपना सर झुकाए खाना खा रही थी, उसने अपने सर को ऊपर की ओर उठाते हुए उन बाप बेटी को कंफ्यूज होकर देखा, जैसे समझने की कोशिश कर रही हो कि यहाँ हो क्या रहा है। फिर अचानक रियांश को कुछ याद आया और वो थोड़ा चिढ़ते हुए परी से बोला, अब ये मत कहिएगा कि आपको अपनी एंजल के हाथ से खाना खाना है। उद्धरण चिन्ह। रियांश की चीड़ को देखते हुए परिधि ने अपनी आंखें छोटी कर ली, लेकिन कहा कुछ नहीं। परी ने अपनी पापा की बात को सुनकर भी पूरे तरीके से उसे इग्नोर कर दिया और उसका राइट हैंड जिसम उसने अभी भी वो निवाला पकड़ा हुआ था, परी उस हाथ को अपने छोटे छोटे हथों से पकड़कर वो निवाला परिधि के मुंह की तरफ ले गई और इशारे से ही उसे खाने को कहा। ये देख रियांश और परिधि दोनों ही हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। तो वहीं केविन उन दोनों का ऐसा रिएक्शन देखकर मन ही मन मुस्कुराए जा रहा था। परी ने फिर से रियांश और परिधि को इशारा किया, लेकिन वो दोनों अभी भी किसी स्टैच्यू की तरह बैठे थे। तो केविन उन्हें अपने सपनों की दुनिया से बाहर लाने के इरादे से बोला, वो तुझे परिधि को खाना खिलाने को बोल रही है, और अगर तू परिधि को अपने हाथों से खाना नहीं खिलाएगा तो वो भी कुछ नहीं खाएगी। उद्धरण चिन्ह। केविन की बात सुन रियांश और परिधि शौक से अपने अपने सेंस में वापस आते हैं, और रियांश को केविन की बात सही लगती है, बिकॉज वो बहुत कुछ से अपनी बच्ची और उसकी जिद को वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो परी सच के कुछ खाएगी पिएगी नहीं। इसीलिए रियांश अपनी बच्ची के आगे हार मानते हुए परिधि की तरफ अपने हाथ से खाने का निवाला उसकी तरफ बढ़ा देता है। परिधि हैरान होकर एक नजर रियांश के हाथ को फिर रियांश को देखने लगी, और ऐसे ही उसे खोए हुए देखते हुए उसने अपना मुंह खोल दिया, जिसे देख अचानक ही रियांश का गला सूखने लगा। लेकिन रियांश ने अगले ही पल अपने आप को संभाल लिया और परिधि को वो निवाला खिला दिया। इसे ही कभी परिधि रियांश को तो कभी परी को अपने हाथों से खाना खिलाती, और ऐसा कुछ रियांश भी कर रहा था। वो भी कभी परिधि को तो कभी परी को अपने हाथों से खाना खिला रहा था। वहीं केविन ने उन तीनों की चुपके से थोड़ी बहुत फोटोज खींच ली, और बिना किसी की नजर में आए उन फोटोज को दादाजी और कृष को भेज दिया, जिसे देख वो दोनों तो खुशी के मारे उछल ही पड़े। लेकिन दादाजी के दिमाग से केविन की कही हुई बातें ही गुम रही थी, कि कैसे टीना ने उनकी पर पोती को थप्पड़ मारने की कोशिश की थी। उन्होंने गुस्से में आकर टीना के दादाजी विजय दत्ता को कॉल लगाया। कॉल रिसीव करके टीना के दादाजी खुशी से चहकते हुए बोले, अरे वीरेंद्र कपूर मेरे यार, कैसा है तू? आज बड़े दिनों के बाद फोन किया, कहीं ताश वाश खेलने का इरादा तो नहीं है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं अभी। दादाजी उनकी बात को बीच में ही काटते हुए अपनी सख्त आवाज में बोले, विजय दत्ता, मुझे तुमसे 3 के बारे में बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी को इतना सीरियस साउंड करता देख टीना के दादाजी भी सीरियस हो गए, और वो उनसे पूछते हुए बोले, क्या बात है वीर, तू इतना सीरियस क्यों लग रहा है? कुछ हुआ है क्या? उद्धरण चिन्ह। टीना के दादाजी के सवाल पर रियांश के दादाजी बोले, हुआ तो बहुत कुछ है, और वो भी सिर्फ 3 अजी वजह से। टीना की वजह से? मैं कुछ समझा नहीं, क्या किया है टीना ने? उद्धरण चिन्ह।
टीना के दादाजी के सवाल पूछने पर रियांश के दादाजी उसे आज रियांश के ऑफिस में को कुछ भी हुआ जो उन्हें केविन से पता चला था वो सब टीना के दादाजी को बता दिया। उनकी पूरी बात जानने के बाद टीना के दादाजी को टीना पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभालते हुए वो रियांश के दादाजी से माफी मांगते हुए बोले, सॉरी यार वीर, टीना की इस बदतमीजी के लिए मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। माफ कर देना यार, शायद हम सबने मिलकर उसे कुछ ज्यादा ही लाड प्यार देकर बिगा दिया है, इसी के वो दिन ब दिन और बदतमीज होती जा रही है। उद्धरण चिन्ह। तू माफी क्यों मांग रहा है यार, उसमें भला तेरी क्या गलती है। माँ बाप तो बच्चों को अच्छे संस्कार ही देते हैं, लेकिन अगर बच्चे ही गलत राह पकड़ ले तो उसमें माँ बाप भी क्या कर सकते हैं। ये बच्चों को समझना होगा कि जिस राह पर वो चल रहे हैं आगे जाकर उन्हें सिर्फ दर्द और आंसू ही नसीब होंगे। खैर मैं तो तुमसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता था कि टीना को प्लीज अच्छे से समझा दो कि वो आज के बाद रियांश के आसपास भी ना भटके, वरना तुम तो रियांश के गुस्से को जानते ही हो ना। अगर गलती से भी दोबारा उसने टीना को अपने सामने देख लिया तो उसके बाद टीना के साथ जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदार वो खुद होगी, क्योंकि रियांश के गुस्से से तो तुम तो क्या मैं भी उसे नहीं बचा पाऊंगा। दादाजी ने थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहा, जिस पर टीना के दादाजी उन्हें विश्वास दिलाते हुए बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, आज के बाद टीना कभी भी रियांश के आसपास भी नहीं भटकेगी, बस तुम अपना ख्याल रखो। तुम भी, कहते हुए दोनों ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं डेविल काल भैरव धरती लोक पर आ चुका था और परिधि को ढूंढने में लग जाता है। इसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगे और ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद रात के लगभग 2 बजे केविन का फोन बजने लगा, जो अपने मेंशन में अपने कमरे में बड़ी सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन फोन के बार बार रिंग होने पर वो इरिटेट हो गया और नींद में ही बिना देखे कॉल रिसीव करते हुए चिढ़कर बोला, कौन है जिसे अपनी जिंदगी से अब प्यार नहीं रहा, जो आधी रात को मेरी करोड़ों की नींद का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। उद्धरण चिन्ह। केविन का बस इतना बोलना था कि फोन की दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा, जिसे सुन केविन के तो होश ही उड़ गए और वो शौक के मारे हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। रियांश अब दिल्ली परी और परिधि को अपने साथ ऑफिस लेकर आता है, क्योंकि परी ने जिद जो पकड़ ली थी कि वो भी उसके साथ रोज ऑफिस जाएगी। बेचारा रियांश करता भी क्या, अपनी जान से भी प्यारी बच्ची की जिद के आगे उसे तो झुकना ही था। तो वो मान जाता है और अगर परी अपने पापा के साथ ऑफिस जाएगी तो जाहिर सी बात थी कि परिधि को भी उसके साथ ही जाना होगा। परिधि इस चीज का पूरा फायदा उठा रही थी, वो किसी नाहीदी बहाने से ऑफिस से बाहर चली जाती अपने सोलमेट को ढूंढने। तो वहीं डेविल भी पागलों की तरह परिधि को धरती लोक पर ढूंढ रहा था, लेकिन जब तक परिधि अपने शक्तियां का इस्तेमाल घर के बाहर नहीं करती तब तक वो उसे नहीं ढूंढ सकता था। इसलिए अब वो प्लानिंग करने लगता है कि वो ऐसा क्या करे कि परिधि को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़े और वो उसे ढूंढकर उसे अपने साथ काल लोक ले जाए और उससे शादी करके हमेशा हमेशा के लिए अमर बन जाए। वहीं इन 2 दिनों में परिधि ने रियांश के ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली थी। सबको परिधि का नेचर बहुत पसंद आया था, उसकी बचकानी भरी बातें और ऊपर से उसकी क्यूटनेस के तो जैसे सब दीवाने ही चुके थे। परिधि भी उन सब के साथ काफी घुल मिल चुकी थी और परी भी काफी हद तक उस इंसिडेंस के बाद से नॉर्मल हो चुकी थी। रियांश अपने ऑफिस के कामों में बिजी था तो वहीं केविन भी रियांश के और अपने ऑफिस के कामों में बहुत बिजी था, और वहीं क्रिश भी अपनी फिल्म की शूटिंग में बिजी होने के कारण इन 2 दिनों में किसी से भी बात नहीं कर पाया था। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन बाद मेहरा मेंशन, केविन का मास्टर बेडरूम। रात के लगभग 2 बजे केविन का फोन बजने लगा, जो अपने मास्टर बेडरूम में बड़ी सुकून की नींद सो रहा था। लेकिन फोन के बार बार रिंग होने पर वो इरिटेट हो जाता है और नींद में ही बिना देखे कॉल रिसीव करते हुए चिढ़कर गुस्से से बोला, कौन है जिसे अपनी जिंदगी से अब प्यार नहीं रहा, जो आधी रात को मेरी करोड़ों की नींद का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। उद्धरण चिन्ह। केविन का बस इतना बोलना था कि फोन की दूसरी तरफ से किसी लड़की की प्यारी सी आवाज उसे सुनाई दी, केविन मेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी है, लेकिन इतनी रात को कोई टैक्सी नहीं मिल रही और मैं एयरपोर्ट से चलते हुए थोड़ी दूर आ गई हूँ। ये बहुत सुनसान जगह है, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या तुम मुझे यहाँ लेने आ सकते हो। उद्धरण चिन्ह। उस लड़की की आवाज पहचानते ही केविन के तो होश ही उड़ गए और वो शौक के मारे हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ गया। और कंफर्म करने के लिए कि वो जो सोच रहा है वो सच है कि नहीं, वो अपने फोन को अपने कान से थोड़ा दूर करके उसकी स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखता है, जिस पर आफत नाम फ्लैश हो रहा था। केविन, जिसके चेहरे पर थोड़ी देर पहले सोते वक्त सुकून था, अब ये नाम देखकर उसका चैन सुकून सब कुछ हवा हो गया था।
केविन फोन को वापस अपने कान पर रख कर चिढ़ते हुए बोला, रूह अगर तेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी है तो तूने मुझे कॉल क्यों किया है, जाकर अपने डेविल भाई को कॉल करना। रूही कपूर रियांश की छोटी बहन जिसे उसकी फैमिली और फ्रेंड्स प्यार से रूह कहकर बुलाते हैं और जिसका नाम केविन ने अपने फोन में आफत के नाम से ऐड किया हुआ है। और ऐसा क्यों वो आपको आगे पता चलेगा। अरे इतनी रात को भाई को कॉल करती तो उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती ना, तो बस इसीलिए मैंने तुझे कॉल कर दिया, रूही ने बड़ी मासूमियत से कहा। जिस पर केविन रूही को टोंट मारते हुए बोला, ओ रियली, मतलब तेरे भाई की नींद हराम ना हो इसीलिए तू मेरी नींद की दुश्मन बन रही है क्यों। उद्धरण चिन्ह। रूही उसकी बात सुनकर दुखी होकर बोली, फाइन, अगर तुझे मुझे पिक करने नहीं आना तो कोई बात नहीं, मैं अपना खुद देख लूंगी। एंड सॉरी जो मैंने तेरी करोड़ों की नींद खराब कर दी, तू जा और जाकर आराम से सो जा, मैं अब तुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह। केविन को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। उसे इस तरह से रूही से बात नहीं करनी चाहिए थी, और वो भी तब जब वो वहां सुनसान जगह पर अकेली हो और उसे उसकी हेल्प चाहिए। रूही इतना कहकर दुखी होकर जैसे ही कॉल कट करने वाली थी कि केविन उसे रोकते हुए हड़बड़ाते हुए बोला, एक मिनट, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। लेकिन जब तक मैं वहां ना आऊं तब तक किसी हुई स्ट्रेंजर से ना ही बात करना और ना ही किसी की हेल्प लेना। ओके, मैं बस वहां 15 मिनट में पहुंच रहा हूं, तुम मुझे अपनी करंट लोकेशन सेंड करो। इतना कहकर केविन ने बिना रूही की बात सुने कॉल कट कर दिया और सीधे बेड से कूदकर सोफे से अपनी शर्ट उठाए और अपना फोन और कार की को उठाकर रूम से बाहर निकल गया। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आई जो रूही ने ही उसे अपनी लोकेशन भेजी थी। केविन ने एक नज़र उस पर डाली और अपने मैंशन से बाहर निकलकर पार्किंग एरिया से अपनी कार लेकर फुल स्पीड से ड्राइव करते हुए वहां से निकल गया। वहीं मुंबई की एक सुनसान जगह पर रूही खड़ी थी। वो एक टक अपने फोन स्क्रीन को देखे जा रही थी जिस पर माय लव नाम शो हो रहा था, जो कि केविन का फोन नंबर था जिसे रूही ने अपने फोन पर माय लव दिल के साथ में एक हॉट शेप में सेव किया हुआ था। वो उस नाम को देखकर स्माइल किए जा रही थी कि उसके कानों में किसी की करहाने की आवाज सुनाई दी। उसे सुनते ही अभी अभी जो उसके चेहरे पर स्माइल थी अब गायब हो चुकी थी और उसकी जगह अब इरिटेशन ने ले ली थी। उसके चेहरे पर चीड़ साफ नजर आ रही थी। रूही उसी चीड़ के साथ पीछे की ओर पलटी और नीचे जमीन पर अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी जहां 4 लड़के वहां पर आधी बेहोशी की हालत में कराह रहे थे। उनकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था मानो उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया हो। किसी का मुंह सुजा हुआ था तो किसी के हाथ और पैरों पर बहुत बुरी तरह चोट लगी थी, किसी के मुंह से खून निकल रहा था कि किसी के सर से। लेकिन रूही को उन्हें देखकर कोई दया वया नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो उन्हें अपनी घिन भरी निगाहों से देख रही थी। फ्लैशबैक। लगभग 20 मिनट पहले मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एक लड़की फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी हाई हील्स पहने टक टक की आवाज करते हुए स्टाइल से चलती हुई एयरपोर्ट से बाहर की ओर जा रही थी। उस लड़की ने ब्लैक शॉर्ट डेनिम जैकेट विद शॉर्ट व्हाइट टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर मेकअप के नाम पर सिर्फ उसके होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक लगी हुई थी और काली गहरी आंखों में सिर्फ नाम मात्र का काजल लगाया हुआ था जो उसके आंखों पर सनग्लासेस पहने होने की वजह से नजर नहीं आ रहा था। उसके बावजूद भी वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि किसी का भी ईमान डोल जाए। उसने अपने एक हाथ में ब्रांडेड वॉच और दूसरे हाथ में एक सिंपल बट रियल डायमंड का ब्रेसलेट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक पिंक कलर का सूटकेस था जिस पर उसका ब्रांडेड पर्स रखा हुआ था। वो उसे अपने एक हाथ से पकड़कर अपने दूसरे हाथ से फोन को चलाती हुई बाहर की ओर निकल रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि रूही थी। एयरपोर्ट पर जितने भी लोग आ जा रहे थे वो उसे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, और देखते भी क्यों नहीं, वो थी ही इतनी खूबसूरत कि कोई भी अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था उस पर से। लेकिन रूही का ध्यान एक बार भी उन लोगों पर नहीं गया था, उसका पूरा ध्यान तो बस अपने फोन में ही था। जहां लड़के उसे देख देख कर आहे भर रहे थे, उस पर लट्टू हुए जा रहे थे, तो वहीं लड़कियां उस लड़की की खूबसूरती देखकर जलभुन कर खाक हो रही थी। रूही एयरपोर्ट से बाहर निकलकर अपने आसपास देखने लगी। उसे वहां टैक्सी तो दिखी, लेकिन वो इतनी रात को टैक्सी से जाने का रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए वो आगे बढ़ गई। वो जाते हुए सोच रही थी कि किसे कॉल करे। वो अपने आप से ही परेशान होते हुए बड़बड़ाई, ओ गॉड, मैंने तो भाई को बोला था कि मेरी फ्लाइट सुबह लैंड होगी, लेकिन उन्हें क्या पता कि एंड टाइम पर मुझे अर्जेंटली पहली फ्लाइट लेकर इंडिया आना पड़ा। बट अब मैं क्या करूं, रात के 2 बजने आए हैं और इस वक्त भाई को कॉल करना सही नहीं रहेगा, तो क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं।
आइडिया, एक काम करती हूँ, केविन को कॉल करके बुला लेती हूँ। यस, यही सही रहेगा। रूही के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई और वो जैसे ही केविन को कॉल करने वाली थी कि तभी उसके पीछे से उसे मोटरसाइकिलों की आवाजें सुनाई देने लगी। उसने जब पीछे पलटकर देखा तो 4 बाइक फुल स्पीड से उसी की तरफ आ रही थी। रूही ने इस चीज को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया और थोड़ी साइड होकर चलने लगी। लेकिन जैसे ही उन लड़कों की नजर रूही पर पड़ी तो वो आगे आकर उसका रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। रूही एक ही जगह पर खड़ी रह जाती हैं और अपनी डरी सहमी नजरों से उन्हें देखने लगती हैं। अब तक उसने अपने सनग्लासेस उतार दिए थे। वो चारों लड़के अपने बाइक को रूही की चारों ओर गोल गोल घुमाने लगते हैं और उसे देखते हुए सिटी मारने लगे थे और किसी टपोरी की लैंग्वेज में उसे छेड़ने भी लगते हैं। अब तो रूही को और डर लगने लगा था। उनमें से एक लड़का अपनी बाइक पर से उतरा तो उसके साथ साथ बाकी के 3 लड़के भी अपनी अपनी बाइक से नीचे उतर गए। वो लड़का चलते हुए रूही के पास आया। उसकी आंखों में रूही के लिए लस्ट साफ नजर आ रही थी और वो जैसे ही उसे छूने वाला था कि अचानक रूही ने उसका हाथ हवा में ही रोक देती है और एक झटके में उसके हाथ को मोड़कर अपने दूसरे हाथ की कोहनी से उसकी पीठ पर जोर से मारती हैं। वो लड़का कराहते हुए जमीन पर औंधे मुंह गिर जाता है। यही के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो उन तीनों की तरफ खतरनाक तरीके से देखती हैं। एक पल के लिए तो वो तीनों सहम जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ये सोचकर कि ये तो एक लड़की है, भला वो उन तीनों का सामना एक साथ कैसे करेगी, तो उनका डाउन हुआ कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है और वो तीनों गुस्से से गुर्राते हुए रूही पर एक साथ धावा बोल देते हैं। लेकिन रूही तो फिर भी बड़ी रिलैक्स होकर अपने हाथ फोल्ड लिए वहां खड़ी थी और जैसे ही वो लोग एक साथ उस पर अटैक करते हैं तो रूही एक एक को किसी प्रोफेशनल फाइटर की तरह पिट रही थी। लगभग 10 मिनट से भी कम समय में वो उन चारों को धूल चटा देती हैं। वो चारों जमीन पर बुरी तरह दर्द से कराह रहे थे। रूही उन्हें देखकर एक खतरनाक हंसी हंसती है। हा 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 हा। वो हंसते हंसते अचानक रुक जाती है और उस लड़के के पास जाती हैं जिसने उसे छूने की कोशिश की थी और अपने एक घुटने के बल पर बैठते हुए उस लड़क के बालों को कसकर पकड़ते हुए उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाती है। वो लड़का कराहते हुए अपनी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे साफ साफ कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो अपनी अधखुली आंखों से रूही की तरफ देखता है। रूही अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों से उसे देखते हुए सार्कास्टिकली वे में बोली, क्या हाँ, तुम लोगों को क्या लगा कि मैं एक लड़की हूँ तो कमजोर होंगी और तुम लोग जो चाहे वो मेरे साथ कर सकते हो? हूँ तू बट अफसोस, मेरे साथ कुछ गलत करने की बात तो दूर, तुम लोग तो मुझे छू तक नहीं पाए। खैर, एक बात हमेशा मेरी याद रखना, अगर किसी लड़की से प्यार करोगे, उसे इज्जत दोगे, उसकी रिस्पेक्ट करोगे ना, तो वो लड़की खुशी खुशी तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देगी। लेकिन अगर तुम लोग उसे छेड़ोगे ना, तो साला तुम्हारे हलक से तुम्हारी जान निकला लेगी। इसीलिए कभी किसी लड़की को कमजोर समझने की गलती मत करना, वरना। रूही अपना सेंटेंस अधूरा छोड़ देती है और डेविल स्माइल करते हुए एक नजर सबकी ओर डालती है और वापस उस लड़के की तरफ किसी डेविल की तरह मुस्कुराते हुए देखती है। कोष्टक, जैसे कहना चाह रही हो कि अगर अभी भी मेरी बात पल्ले नहीं पड़ रही हो, देखो तुम सबका क्या हाल हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। रूही उस लड़के के बालों को एक झटके में छोड़ देती हैं जिससे वो वापस जमीन पर निढाल होकर गिर जाता है। रूही उठती है और अचानक उसकी नजर उस लड़के के हाथ पर जाती है जिस हाथ से वो उसे छूने वाला था। उसे देखते ही उसका तो मानो खून खौल उठता है। वो अपनी हाई हील्स से उसके उसी हाथ पर मारने लगती है। वो लड़का दर्द से कराह उठता है, लेकिन रूही को उस पर जरा सा भी तरस नहीं आता। वो उसके हाथ पर तब तक मारती रहती जब तक वो सेटिस्फाइड नहीं हो गई। उसने एक नजर उसे घूर और फिर केविन को कॉल लगा दिया। प्रेजेंट टाइम। रूही घूरकर उन लोगों को देखते हुए गुस्से से अपनी दांत पीसते हुए बोली, सालो तुम लोग ना मरो यहाँ पर, तुम लोगों की यही सजा है कि यही तड़पते रहो मेरी बला से। हो इतना कहकर रूही ने अपना लगेज लिया और पीछे मुड़कर वहां से निकल गई।